तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है भैया? स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है जब रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही होती है। जब रिलेटिव स्लिपिंग, घिसाई नहीं होती है, घिसाई की इच्छा होती है, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग होती है, तब जाके स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। मतलब सर टेंडेंसी, इच्छा मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो स्लिप कर जाता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, रिलेटिव घिसाई नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। टेंडेंसी होती है, जब इच्छा होती है तो यार मैं इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूं, ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन ने रोक रखा है अभी। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का नेचर कैसा होता है यार? स्टैटिक फ्रिक्शन, इसमें मैं बहुत जबरदस्त आपको स्टोरी सुना के पूरा समझा दूंगा एक बार में। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है जरूरत के हिसाब से लगता है, पर स्टैटिक फ्रिक्शन की एक औकात होती है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की एक औकात होती है भाई साहब, जिसको अंग्रेजी में लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको बोला जाता है, औकात होती है, उससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग सकता है। ये बिल्कुल स्टैटिक फ्रिक्शन जो है एक हलवाई की तरह से होता है। देखो, एक स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना, बिल्कुल एक हलवाई होता है। मान लो आप एक हलवाई है, उसकी औकात है वो 100 चपाती या 100 रोटी बना सकता है, 100 रोटी बना सकता है मैक्सिमम। तो भाई आप गए उसके पास में, आपने बोला यार 2 रोटी मेरे को चाहिए। भाई आप अकेले गए, यार मेरे को 2 रोटी चाहिए, तो हलवाई क्या आपको 100 बना के ठूस देगा क्या आपके मुंह? नहीं, वो 2 आपको बनाएगा, क्योंकि आपने उसके पास रिक्वायरमेंट कितनी दी है? 2 की दी है। आप 2 लोग चले गए, दोनों ने मिलकर कहा भाई साहब हमें 5 रोटी दे दो, तो हलवाई बोलेगा ओके आई कैन गिव यू 5 रोटीज, 5 ले लो तुम। 10 लोग चले गए, 50 रोटी का बोल दिया, 50 बना देगा, 70 बना देगा, 80 बना देगा, 90 बना देगा। भाई साहब बारात लेके पहुंच गए आपकी, आप अभी टाइम है उसमें, लेकिन आप बारात लेके पहुंच गए मान लो 50 लोगों की। आपने बोला भाई साहब 110 रोटी बनाओ आप, या चलो आपने बोला थोड़े कम बाराती लेके गए, लिमिटेड गेस्ट अलाउड है मान लो, आपने बोला यार 99 रोटी बनाना, ये बोलेगा मैं बना सकता हूं, आई एम केपेबल, मेरी औकात के अंदर है। आपने बोला चलो एक एक्स्ट्रा और बना देना यार, 100 बना देना, ये बोलेगा ठीक है अब मेरी औकात आ गई है, मेरी लिमिट आ गई है, इससे ज्यादा मैं नहीं बना सकता। तो भाई जितनी डिमांड है 45 डिग्री का है, देखो ये डिमांड और ये सप्लाई, इसलिए 45 डिग्री की लाइन है। आपने 2 मांगी, इसने 2 दे दी, आपने 3 मांगी, इसने 3 दे दी, आपने 99 मांगी, इसने 99 दे दी, आपने 100 मांगी, इसने 100 दे दी। 100 से ज्यादा ये नहीं दे सकता आपको अब। ठीक है, तो ये इसकी लिमिट आ जाती है, इसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे इसकी लिमिट क्रॉस होती है, ये दूसरे हलवाई को बुला लेता है, जिसका नाम होता है काइनेटिक हलवाई। तो यार ये हमारा स्टैटिक हलवाई है, और जैसे इसकी औकात के बाहर डिमांड करते हैं, इससे हम ये बोलता है भैया हमसे ना हो पाई, ये बुला लेता है काइनेटिक हलवाई को, जो कि फिक्स सप्लाई करता है, वो बोलता है भाई साहब मैं तो, मेरा फिक्स काम है, मैं तो आपको 90 रोटी दूंगा, आप कितनी भी मांगो मैं तो 90 ही दूंगा। तो 2 हलवाई हो गए जिंदगी में, एक स्टैटिक हलवाई और एक नीचे आने वाला है काइनेटिक हलवाई। ठीक है ना, ये काइनेटिक हलवाई आ गया। तो यहां पर पहले इसका कंसेप्ट समझ लो, ये स्टैटिक हलवाई, ये काइनेटिक हलवाई। तो देखो अब ध्यान से सुनना, तो भाई साहब 2 केस बनाते हैं अपन, 2 केस बनाते हैं, है ना, 2 कंडीशन बनाते हैं। अगर रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है, घिसाई हो रही है, तो स्टैटिक हलवाई पिक्चर में ही नहीं आएगा, काइनेटिक हलवाई पिक्चर में आएगा। चाहे 10 रोटी, 10 की डिमांड हो, 20 की डिमांड हो, कुछ भी हो, अगर रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है तो स्टैटिक बोलेगा मेरा एरिया ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, काइनेटिक हलवाई ही पिक्चर में आएगा, जो कि फिक्स अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन देता है। काइनेटिक हलवाई को फर्क ही नहीं पड़ता, उसने कहा भाई साहब मैं 90 रोटी ही बनाऊंगा, कुछ भी कर लो, आपको कितनी खानी है, आपकी कितनी जरूरत हो, आप हाथी के बच्चे हो, मेरा मतलब है आप हाथी के बच्चे नहीं, हाथी भाई के बच्चे नहीं, आप हाथी हो तो भी मैं 90 बनाऊंगा, आप चींटी हो तो भी मैं 90 बनाऊंगा, रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है तो, है ना। अब देखो ध्यान से, नो रिलेटिव स्लिपिंग,
कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है और औकात के अंदर है, अगर औकात के अंदर है तो स्टैटिक हलवाई आएगा पिक्चर में, एल्स काइनेटिक हलवाई के पास में बाजी चल जाएगी। बहुत सिंपल है फ्रिक्शन, अगर इस तरह से पढ़े तो अपन रिलेटिव स्लिपिंग चेक कर लो, काइनेटिक हलवाई को पिक्चर में ले आओ, और अगर रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है तो चेक करो औकात के अंदर है क्या भाई साहब, तो स्टैटिक सर्व कर देगा भाई साहब, अपुन सर्विंग करेगा, टेंशन नहीं लेने का। और नहीं है तो बोलेगा मैं तो जा रहा हूं, काइनेटिक को बुलाओ आप, स्लिपिंग होगी काइनेटिक आएगा। मतलब काइनेटिक हलवाई अगर पिक्चर में आ गया ना तो स्लिपिंग हो रही होगी, और स्लिपिंग हो रही होगी तो काइनेटिक हलवाई ही पिक्चर में आएगा। समझ गए? यहां तक क्लियर है? अब सर ये थोड़ा सा नीचू क्यों हो गया, ये बाद में देखेंगे अपन। ये थोड़ा सा नीचू क्यों हो गया सर, ये यहां से फ्लैट क्यों नहीं हुआ, वो म्यू एस और म्यू के की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ये सीधा भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, वो म्यू एस और म्यू के पे डिपेंड करेगा, बाद में देखेंगे। तो समझ गए? इस टेक्स्ट को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले जेई मेन में एक सिंपल सवाल भी आता था, जब पहले के जेई मेन होते थे, मैं 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ यार, ये एंगल पूछ लेते थे, ये एंगल पूछते थे। लेकिन आजकल एंगल वेंगल के नहीं आ रहे, सिंपल हो गया आप एंगल पूछना। ये 45 डिग्री एंगल नीट पे पूछ लेते हैं एंगल, ये पर जेई मेन में नहीं पूछता एंगल अभी ये, पर आपको याद होना चाहिए 45 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगता है यार? स्टैटिक फ्रिक्शन उधर लगता है अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जिधर स्लिपिंग होती उसके अपोजिट स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। भाई स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है? अगर फ्रिक्शन नहीं होता, चेक करने का तरीका बता रहा हूं, अगर फ्रिक्शन गायब हो जाता दुनिया में से तो जिधर स्लिपिंग होती रिलेटिव उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगता, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता, ठीक है? समझ गए? बहुत बढ़िया, तो समझ आ गया, ठीक है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, कैसे लगता है फ्रिक्शन यार? अलोंग दी सरफेस लगता है फ्रिक्शन। किधर लगता है? अलोंग दी सरफेस लगता है फ्रिक्शन, अलोंग दी सरफेस, सरफेस के अलोंग। जैसे नॉर्मल तो परपेंडिकुलर लगता है, ये अलोंग दी सरफेस लगता है। किधर लगता है? अलोंग दी सरफेस लगता है। तो ये यूं है अगर, तो ये यूं लगेगा, डिपेंडिंग ऑन टेंडेंसी किधर है, स्लिपिंग किधर हो रही है, टेंडेंसी किधर है, स्लिपिंग किधर हो रही है, ठीक है? समझ गया? तो अलोंग दी सरफेस लगता है, सिंपल इनफ है, अलोंग दी सरफेस लगता है ये, राइट? डू फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन? इसका आंसर नो है भाई। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है क्या यार? एक 9वीं कक्षा का आदमी आंसर करे यस तो बनता है। अगर 11वीं का, 12वीं का या 13वीं का बच्चा आंसर कर रहा है ना तो चुल्लू भर पानी ढूंढ लो यार। अगर आपका ये पार्ट क्लियर नहीं है ना, मैं सीरियसली रिकमेंड करूंगा आप आज ही ईसरा लैब डाउनलोड करो और उसमें ना यार ये पूरा लेक्चर देखना, आपको जेई का कोर्स मिलेगा यार। ये अगर आपका क्लियर नहीं है ना, मैं सही बता रहा हूं, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में जाकर ये पूरा जो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फर्स्ट लेक्चर है ना, बस वो देख लेना यार। मतलब ये जो फर्स्ट लेक्चर है ना 37 मिनट का लेक्चर है ये। देखो यार पूरा डिटेल्ड लेक्चर आपको इसमें मिलेगा। ये देखो यार, ये पूरा जो है ना इसमें यार, देखो पूरा ये वन ऑफ द इनिशियल शूटेड लेक्चर है ये पूरा। इसमें यार मोशन के साथ में देखो जो है ना पूरा, देखो ये फ्रिक्शन कैसे लगा रहा है, पूरा एनिमेशन के साथ समझाया है। आप इसमें यार जिन्होंने भी आंसर ही यस करा है ना यार, मैं रिकमेंड करूंगा ये 37 मिनट का लेक्चर देख लो, आपके फ्रिक्शन के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन थी इसमें कम से कम यार 80% आदमी, 80% लोग तो कम से कम नो आंसर करें इसमें, पर ये 56 से निकला। लफड़ा है यार, पूरे विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देखो ग्राफ कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। देखो इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर नो है। देखो ये समझाया है यहाँ पर। देखो फ्रिक्शन मोशन, अब देखो एनिमेशन से समझो। देखो यार, अगर आपने कभी वो कन्वेयर बेल्ट देखी हो, उस पे कोई आप सामान रखते हो तो वो चलने लग जाता है। भाई साहब फ्रिक्शन चला रहा है, फ्रिक्शन चला रहा है, समझ रहे हो? फ्रिक्शन चला रहा है। देखो किसी रफ सरफेस पे ब्लॉक रख दिया, थोड़ी देर में वो, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब आप रफ सरफेस पे रखो, देखो रफ सरफेस पे मैं इस ब्लॉक को डालूंगा, एनिमेशन से समझना, ये बहुत जरूरी, पहले फाउंडेशन समझना। अगर मुझे 85% बच्चे सही आंसर देते ना तो फिर मैं ये वीडियो नहीं दिखाता आपको। देखो अब ये नीचे गया, अब देखो ये किसने चलाया इसको, ये इसके साथ में आगे चल जाएगा। किसने चलाया इसको?
इसने फ्रिक्शन ने चलाया तो भाई फ्रिक्शन मोशन कॉज करवा रहा है, फ्रिक्शन मोशन कॉज करवा रहा है, इसमें फ्रिक्शन मोशन कॉज करवा रहा है। तो चलो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, इसका आंसर तो नो आ गया। टू इसका आंसर कर रहा है, इसकी पोलिंग कराऊंगा। टू फ्रिक्शन ऑलवेज कॉजेस मोशन। अब आपने देखो एनिमेशन देख लिया है, अब ध्यान से पढ़ना। टू फ्रिक्शन ऑलवेज कॉजेस मोशन, क्या फ्रिक्शन मोशन कॉज करवाता है? तो यार बिल्कुल सही आंसर है इसका नो है। ना मोशन कराता है फ्रिक्शन, ना मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन की जिंदगी का सिर्फ एक एम है, फ्रिक्शन की जिंदगी का एम क्या है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना। फ्रिक्शन बोलता है मैं रिलेटिव मोशन को अपोज करूंगा, मैं रिलेटिव घिसाई नहीं होने दूंगा। तो जब अगर ये फिक्स सरफेस होता, इस ब्लॉक को धक्का देते तो बोलता मुझे रिलेटिव घिसाई नीचे, तो रोक देता है इसको। दूसरा केस, नीचे वाला सरफेस चल रहा है, इसको रेस्ट पे रख देते तो इसको भी इसके साथ चला देता फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का एक एम है जिंदगी का कि मुझे रिलेटिव मोशन अपोज करना है, दैट्स इट। मैं मोशन कराऊं नहीं कराऊं मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ रिलेटिव मोशन को अपोज करूंगा। मैं क्या करूंगा? सिर्फ रिलेटिव मोशन को अपोज करूंगा। ये फ्रिक्शन का जिंदगी का एम होता है। जैसे आपकी जिंदगी का एम है ना, फोड़ना है मुझे, जेई फोड़ना है मुझे। अभी जिंदगी का जो एम है एक साल, 2 साल, 3 साल, वैसे इसका एम होता है, इसकी तो जिंदगी भर का एम होता है कि मुझे रिलेटिव मोशन को अपोज करना। ठीक है, समझ गए? चलो ऑसम, ठीक है। अब देखो लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, 2 लॉ होते हैं, तो ठीक है। एक तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ये ज्यादा काम का नहीं है, इस पे क्वेश्चन आते नहीं है जेईई में, पर पता होना चाहिए। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, तो मैं 5 kg के ब्लॉक को आड़ा रखूं कि सीधा रखूं, फर्क नहीं पड़ता है फ्रिक्शन को इससे। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। पहला लॉ क्या है? ये तो दूसरा नंबर का, ऐसे नंबरिंग नहीं है इसमें, पर फिर भी ठीक है। पहला क्या है? जो औकात है फ्रिक्शन की वो नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है। जो औकात है फ्रिक्शन की वो नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है। मैथमेटिकली देखें तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नॉर्मल के प्रोपोर्शनल है, नॉर्मल के प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है म्यू एस। ये फ्रिक्शन का पहला फॉर्मूला आया आपके पास। मैक्सिमम वैल्यू इज म्यू एस एन। म्यू एस होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है ये? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है ये? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस एन। ये नॉर्मल है, जो 2 सरफेस के बीच में नॉर्मल होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। मैक्सिमम वैल्यू औकात है, जो 100 रोटी थी ना, ये वो है। लगता कितना है? जितनी रिक्वायरमेंट है और इससे कम। तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो म्यू एस एन से कम या बराबर होती है। फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस एन से कम या बराबर होती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, जैसे 100 रोटी बना सकता है कोई हलवाई, तो वो 0 से 100 कुछ भी सप्लाई कर सकता है, ये वो लिखा हुआ है। ठीक है, चलो काइनेटिक फ्रिक्शन पे आते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन कब पिक्चर में आता है? जब रिलेटिव स्लिपिंग होती है, ये पढ़ चुके हैं अपन। काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है? जब रिलेटिव स्लिपिंग होती है, जब घिसाई होती है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आता है पिक्चर में। ठीक है, चलिए किस डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शन? रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। 3 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है ब्लॉक, फ्रिक्शन इधर लगेगा। 3 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है ब्लॉक, फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस और अपोजिट टू वेलोसिटी लगेगा। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, इसमें तो रेस्ट पर ही नीचे वाला। ठीक है, तो ये इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ये इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है। समझ गए? फील आई? सिंपल है। देखो अभी तक सवाल करने में काफी कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं अपन, और इसमें यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बोलो। समझ गए? रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगता है फ्रिक्शन। रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट, या जिधर टेंडेंसी होती है। स्टैटिक किधर लगता है? स्टैटिक में क्या सीखा था? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जिधर मूव करता उसके अपोजिट लगेगा। काइनेटिक में तो चल रहा होता है, तो रिलेटिवली जिधर चल रहा है उसके अपोजिट लगेगा, उसके अपोजिट लगेगा।
समझ गए? तो यार इसके ऊपर पीछे और ग्राउंड के ऊपर आगे लगेगा। न्यूटन थर्ड लॉ पेयर में लगता है फ्रिक्शन भी, न्यूटन थर्ड लॉ पेयर में लगता है। ठीक है, समझ गए? थर्ड लॉ पेयर में लगता है। चलो अब थोड़ा सा एक सवाल पूछ लेता हूँ, देखता हूँ कि टफ सवाल पूछ लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के लिए टफ सवाल पूछ लेते हैं। वैसे तो बाद में पूछता हूँ चलो टफ सवाल, अभी यहाँ तो जरूरत पड़ेगी नहीं वैसी। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉज देख लेते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, ये नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है जैसा वो था। और ये भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, सेम ही लॉज है, बस ओनली चेंज इज काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो फिक्स होता है। आपको बता चुका हूं मैं पहले, ये काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स होता है। कितना? म्यू के एन। म्यू के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है म्यू के। तो भैया काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगता है? म्यू के एन। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगता है? एफ एस बोल रहे हैं उसको अपन, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको एफ के बोल रहे हैं अपन। तो ये जो लगता है ये लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन लगता है, ये इसकी औकात से कम जरूरत के हिसाब से। और ये भाई साहब फिक्स लगते हैं। भाई साहब मैं तो फिक्स ही लगने वाला। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? भैया काइनेमैटिक्स अगला लेक्चर आएगा। फ्रिक्शन के बाद मैंने आपको बोला था काइनेमैटिक्स कवर करा दूंगा, बच्चों से पोलिंग करा दी थी, टेंशन मत लो आप। फ्रिक्शन के बाद अपन काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। जनरली म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कम होती है। जनरली क्वेश्चंस में सेम भी दे देते हैं, जनरली म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कम होती है। ये दो सरफेसेस के कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, ये कि दो सरफेसेस कौन कौन से हैं उन पे डिपेंड करती है म्यू एस और म्यू के की वैल्यू। इसलिए देखो यहाँ पर एक किंक आता है, तो ये लिमिट कितनी हो गई? औकात म्यू एस एन। काइनेटिक की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू के एन। तो एक्सपेरिमेंटली म्यू के कम होता है म्यू एस से इन जनरल, इसलिए ग्राफ में डिप आता है, इसलिए ग्राफ में डिप आता है। तो मान लो जैसे ये 100 है औकात और ये 90 है, तो ये 10 का डिप आ गया, ये डिप आ गया। अगर दोनों बराबर होते, मोस्टली क्वेश्चन में दोनों बराबर ही गिवन होते हैं। अगर मान लो ये म्यू के बराबर होते, सपोज करो ये म्यू के बराबर होते ही, तो बताओ ग्राफ कैसा आता? तो बताओ ग्राफ कैसा आता? अगर दोनों बराबर होते तो ग्राफ कैसा आता? बताओ फटाफट से। सर ऐसा आता ग्राफ, है ना? बोलो यस सर। सर ऐसा आएगा ना? बोलो बोलो। सर डेली इसी टाइम पर क्लास होती है? बिल्कुल बेटा, 6 PM से क्लास स्टार्ट होती है। सर ऐसा ही आएगा ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल यस सर। बोलो यस सर, जोर से बोलो। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। नहीं सर, एक नालायक यस सर बोल रहा है। अरे बेशरम, ऐसा ग्राफ नहीं आता, ग्राफ ऐसा आता है यार। पहले तो ऐसा रहेगा, डिप नहीं आता, बस ये सीधा ऐसे जाता, फिर ये डिप नहीं आएगा। ठीक है ना, समझ गए? तो ये आएगा, फिर औकात और काइनेटिक दोनों बराबर हो जाएंगे। राइट, चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल ऑफ फ्रिक्शन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है इंक्लाइन पे ब्लॉक। सबसे ज्यादा आपको बताता हूं कितनी इंपॉर्टेंट है ये, काउंट करना। और जिसमें से मैंने तो कुछ क्वेश्चन लिए नहीं, मतलब जो सिमिलर टाइप के थे, 1 है ना, 2, ये तो अपनी प्रैक्टिस करेंगे, 3, 4, 5, ये एम्स में आया था इसलिए ले लिया, ठीक है। 6 सवाल इस प्रोफाइल में, और 2 सवाल मैंने लिए नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थे क्योंकि वो इसलिए नहीं लिए, ठीक है, या 1 सवाल छोड़ा होगा। तो 7 सवाल मान के चलो इस प्रोफाइल से आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 7 क्वेश्चन फ्रॉम इंक्लाइन द प्लेन पे फ्रिक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल, ठीक है। तो एक तो टेडी फोर्स,
देखो किसी भी प्रोफाइल से आ सकते हैं, पर जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वो तो हम सीखें। तो ये प्रोफाइल सबको आनी चाहिए। अब पूरा ध्यान से जो है ना इस प्रोफाइल को पढ़ना है। और मैं सही बता रहा हूं, इस लेक्चर के बाद में आप जो भी लेक्चर देख रहा होगा ना, वो एग्जाम में जाके इतना कॉन्फिडेंट फील हो जाएगा जब हम ऐसा सवाल देखते हैं ना यार, और हमें आता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है, एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। तो ये प्रोफाइल में बिल्कुल ढंग से पूरा एक एक सवाल तक सुनना है। काफी प्रोबेबिलिटी है, और नीट में भी सबसे ज्यादा इसी टाइप के सवाल आते हैं, और जेई में भी। इट्स लाइक दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है यार? अगर मैं, ठीक है, अब देखो, अगर मैंने जैसे अब ये इंक्लाइन प्लेन है, एक ब्लॉक रख रखा है, मान लो मोबाइल ये ब्लॉक है। अगर मैं ऊपर करता जाऊंगा, इंक्लाइन का एंगल बढ़ाता जाऊंगा, तो एक एंगल ऐसा आएगा जिसपे ये जस्ट स्लिप होने लग जाएगा, जिसपे जस्ट स्लिप होने लग जाएगा, जस्ट स्लिप होने वाला होगा। अगर मैं 0 से एंगल बढ़ाऊं तो ये स्लिप होने वाला होगा। जिस एंगल पे जस्ट स्लिपिंग चालू हो जाए, जिस एंगल पे जस्ट स्लिपिंग चालू हो जाए, वो एंगल एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। जिस एंगल पे जस्ट स्लिपिंग चालू हो जाए, होने ही वाली है, होने ही वाली है, उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। उस एंगल पे एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, ठीक है। कितना आता है वो एंगल, उसको सॉल्व करते हैं। देखो अब मैंने इसका एफबीडी बनाया। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एफबीडी नाउ। ये ब्लॉक इंक्लाइन पे रखा हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक इंक्लाइन पे रखा हुआ है। ग्रेविटी इसको नीचे गिराना चाहती है। ग्रेविटी का कौन सा कंपोनेंट? mg sin थीटा। ये वाला है mg cos थीटा। ये एनएलएम की क्लास में बताया था मैंने, ये ट्रिक भी बताई थी, mg cos थीटा mg sin थीटा। वो लेक्चर देख लेना एनएलएम वाला, जो भी लास्ट क्लास में करवाया था। mg cos थीटा mg sin थीटा, और ये फ्रिक्शन, और ये नॉर्मल। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको, फील आ जाएगी पूरी। दो चीजों की लड़ाई चल रही है, दो चीजों की लड़ाई चल रही है, थीटा और फ्रिक्शन। थीटा और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बोलता है भाई मैं गिरने नहीं दूंगा, जाने नहीं देंगे तुझे, और थीटा बोलता है जाने दूंगा, गिरा के मानूंगा मैं तो। और फ्रिक्शन बोलता है मैं रोकूंगा, ये बोलता है मैं गिराऊंगा। दोनों की लड़ाई चल रही है। जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन कमजोर पड़ता जाएगा, थीटा जीतता जाएगा। थीटा का प्रकोप ज्यादा होता जाएगा जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा। तो एक पॉइंट ऐसे आएगा जब थीटा की शक्ति और फ्रिक्शन की शक्ति दोनों बराबर हो जाएंगी, दोनों बराबर हो जाएंगी, तो जस्ट स्लिपिंग होने वाली होगी। थीटा की शक्ति नापते हैं tan थीटा से, थीटा की शक्ति नापते हैं tan थीटा से, क्योंकि थीटा जितना ज्यादा tan थीटा उतना ज्यादा। और फ्रिक्शन की शक्ति नापते हैं म्यू से, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट से, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो दो चीजों में लड़ाई है। देखो मैं इसकी ट्रिक भी बताता हूं याद रखने की। आप कहानी से समझो इस कॉन्सेप्ट को, कहानी से समझ लेना कॉन्सेप्ट, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। दो चीजों की लड़ाई है, tan थीटा और म्यू की, tan थीटा और म्यू की लड़ाई है, tan थीटा और म्यू की लड़ाई है, समझना, tan थीटा और म्यू की लड़ाई है। जब थीटा छोटा था तो म्यू जीत रहा था, जब थीटा छोटा था तो म्यू जीत रहा था। थीटा बड़ा होता रहा तो tan थीटा बड़ा हो गया। तो जब दोनों बराबर होंगे, जब ये दोनों बराबर होंगे, ये म्यू एस है, तब जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन आ जाएगी, तब जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये जस्ट स्लिप होने वाला है, जस्ट अबाउट टू स्लिप,
जस्ट अबाउट टू स्लिप। ठीक है, इसको डिराइव भी कराएं यहां पर देखो। तो मैंने मैथ्स को आपको फिजिक्स की फील दिला दी, ये पूरा मैथमेटिक्स से डिराइव करा, लेकिन अपन ने इसको कहानी की तरह से समझ लिया तो आपको फील आ गई। इसमें पूरी फील लेंगे बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो, नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा, और जस्ट स्लिप होने ही वाला है तो फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर है और मैक्सिमम है वो। अभी स्लिपिंग चालू नहीं हुई है, इसलिए फ्रिक्शन अभी mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है और मैक्सिमम पे पहुंच गया है। तो म्यूएस mg cos थीटा फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई। म्यूएस n मतलब म्यूएस mg cos थीटा, नॉर्मल mg cos थीटा है, इसके बराबर हो गया। तो mg से mg काट दो, साइन थीटा के नीचे cos थीटा लिया हो तो tan थीटा इक्वल टू म्यू। tan थीटा इक्वल टू म्यू पे जब होगा तब जस्ट फ्रिक्शन अपनी औकात पर होगा, इससे ज्यादा वो नहीं संभाल सकता। तो एंगल ऑफ रिपोज इज व्हेन tan थीटा इक्वल टू म्यू, मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। इनवर्स आता है तो ठीक है, नहीं आता तो टेंशन मत लेना। tan थीटा जब म्यू के बराबर है तो थीटा एंगल ऑफ रिपोज होता है, वो एंगल ऑफ रिपोज। समझ गए? तो जब tan थीटा और म्यू बराबर हो जाएंगे जस्ट स्लिपिंग होने वाली होगी। अब बताओ आप, अब आप आंसर कर पाओगे, बोलो। अगर tan थीटा की वैल्यू सपोज करो म्यू से ज्यादा होती तो स्लिपिंग होती कि नहीं होती? स्लिपिंग होती कि नहीं होती? बोलो। अगर tan थीटा की वैल्यू म्यू से ज्यादा होती तो स्लिपिंग होती कि नहीं होती? स्लिपिंग होती। यस, तो ये यहां पर इस केस में स्लिपिंग होती, क्योंकि tan थीटा जीत जाता। फ्रिक्शन बोलता भैया मैं नहीं संभाल सकता, मेरी औकात के बाहर है, तो काइनेटिक को बुला लेता, स्लिपिंग होती। यस। तीसरा केस, अगर tan थीटा म्यूएस से कम होता, म्यूएस जीत रहा होता तो स्लिपिंग नहीं होती। अगर छोड़ देते तो स्लिपिंग नहीं होती, तो स्लिपिंग नहीं होती। समझ गए? tan थीटा जीत रहा होता म्यूएस से तो स्लिपिंग होती, क्योंकि थीटा चाहता है फिसल जाए। tan थीटा म्यूएस से कम होता तो फ्रिक्शन जीतता, भाई जाने नहीं देंगे तुझे, तो नो स्लिपिंग होती। और जस्ट बराबर होता तो दोनों जस्ट एकदम भाई जस्ट अबाउट टू स्लिप। ठीक है, समझ गए? ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हमारा जो रिवीजन में बच गया, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा सवाल नहीं आते हैं। फिर टू ब्लॉक प्रॉब्लम, फिर टू ब्लॉक प्रॉब्लम, फिर टू ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स पहले थ्योरी खत्म करते हैं, फिर टू ब्लॉक प्रॉब्लम देखते हैं क्या करना है टू ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, चलो। तो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टेडी फोर्स सबसे पहला, टेडी फोर्स सबसे पहला। दूसरा, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, tan थीटा जीतेगा कि वो जीतेगा। तीसरा, ऊपर जाना नीचे जाना, AT स्क्वायर AT स्क्वायर। तीन, ये तीन कॉन्सेप्ट जो सबसे ज्यादा पूछे। और चौथा, टू ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, अब नेट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है फटाफट से रिवाइज कर लो। सर इंटीरियर टाइप गंदा लगता है, उसमें ऑप्शन दिखते नहीं है ना। पर यार इंटीरियर टाइप का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब नेट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? देखो यार, एक ब्लॉक है, उसको मैं खींच रहा हूं तो उस पर फ्रिक्शन लग रही है, नॉर्मल लग रही है। कांटेक्ट होने के कारण से ये दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट होने के चक्कर में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? दो फोर्सेस लग रही है, नॉर्मल और फ्रिक्शन। इनके रिजल्टेंट को नेट कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। खत्म। एक ब्लॉक मेरे साथ कांटेक्ट में है हाथ पे, मैं इसको धक्का दे रहा हूं, फ्रिक्शन लग रही है कांटेक्ट के चक्कर में और नॉर्मल लग रही है। दोनों के रिजल्ट को अंग्रेजी में नेट कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। इसमें इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं रिवाइज करनी। एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का अंडर रूट। सर ये कहां से आ गया? यार 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच,
एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का अंडर रूट। समझ गए सर? समझ गए सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात, एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। चल, बहुत बढ़िया सर, ये समझ में आ गया, ये आ गया समझ में, सिंपल इनफ है, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कुछ नहीं, डेफिनेशन याद रखनी है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इस एंगल को बोलते हैं जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच में होता है, उसे नाम दिया गया है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसे नाम दिया गया है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। tan phi is f by n, tan phi is f by n। तो कभी एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछ लें तो यह एंगल होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इस पे सवाल नहीं आया है तो इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे, पर डेफिनेशन वाइज पता होना चाहिए, सिलेबस में तो है। f by n जो नॉर्मल r के साथ में एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, यही क्यों लेते हैं, ये सब यार थ्योरी में पढ़ाया मैंने यार, यहाँ नहीं बता रहा मैं। ठीक है, यहाँ रिवाइज कर रहे थे, tan phi f by n, राइट। ठीक है, चलो